हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाल विकास की अपनी लास्ट वीडियो में हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा। उसमें कैसे भावात्मक विकास होता है, कैसे सामाजिक, कैसे मानसिक, कैसे शारीरिक विकास होता है, कैसे भाषा विकास होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था बाल्यावस्था के बारे में और सबसे पहले पढ़ा था हमने शैशवावस्था के बारे में। तो बाल विकास की जितनी भी स्टेजेस थी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बुद्धि। तो हम जानेंगे कि बुद्धि किसे कहते हैं, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है। तो बुद्धि क्या है? एक मानसिक तत्व है जो कि बालक की अधिगम क्षमता और उसकी स्मृति शक्ति दोनों में अंतर करने में सहायक होता है। ठीक है, अगर हम बालक की बात करें, बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि क्या है? एक मानसिक तत्व है जो क्या करता है? तो किसी भी बालक के अंदर जो उसकी अधिगम क्षमता होती है। अब अधिगम का मतलब क्या होता है? तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। ये चीज याद रखना कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो बालक कितना सीख सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है सीखने की। ठीक है, मैथ भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है। ठीक है, बाहर जा रहा है तो क्रिकेट के बारे में भी सीख रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है तो उसके बारे में भी सीख रहा है। तो जो भी कुछ वो सीखता है उसकी अधिगम क्षमता कहलाती है। और एवं उसकी स्मृति शक्ति से मतलब कितना वो याद रख पाता है चीज़ों को। सीख तो वो बहुत सारी चीज़ें रहा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें उसे डेली सीखने को मिलती हैं, लेकिन वो कितना याद रख पाता है, स्मृति शक्ति। तो दोनों में अंतर करने में क्या सहायक है? बुद्धि। ठीक है? तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही बुद्धि कहलाता है, कि आप कितना सीख रहे हैं और कितना आप याद रख पाते हैं, यही क्या है? बुद्धि है। जैसे आपने 10th की, 12th की, ठीक है? बीएससी की होगी, बीए, बीकॉम किया होगा, तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है? बीकॉम अगर किया है, बीएससी किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन अभी आपको कितनी चीज़ें उसमें याद हैं, तो यही चीज़ कहलाती है बुद्धि। अगर बहुत सारी चीज़ें याद हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, तो आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, ठीक है? तो यही चीज़ बुद्धि कहलाती है। बुद्धि क्या है? तो एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है, ठीक है? जन्म से होती है, कुछ बच्चे होते हैं जन्म से ही पता चल जाती है वो कितने होशियार रहेंगे, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही थोड़े-से ढीले-ढाले से रहते हैं, कुछ भी उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती या बहुत लेट समझ में आती हैं, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन-सा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, कौन-सा नहीं होगा, ठीक है? तो बुद्धि क्या है? एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है। अलग-अलग जो विद्वान रहे उन्होंने अलग-अलग इसकी डेफिनेशन दी, ठीक है? तो इनकी डेफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सीखने की योग्यता। अब सीखने की योग्यता किसने कहा है बुद्धि को? तो 3 मनोवैज्ञानिक रहे जिनमें पहले थे बकिंघम, दूसरे का नाम है थॉर्नडाइक और तीसरे का नाम है डियरबॉर्न। ये 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सीखना क्या है? ठीक है, यानी कि बुद्धि क्या है? तो सीखने की योग्यता है। आप क्या चीज़ सीख लेते हैं, कितनी जल्दी सीख लेते हैं, कितने धीरे सीखते हैं, तो यही चीज़ बुद्धि कहलाती है। अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धि है आपके अंदर, ठीक है? मतलब प्रखर बुद्धि है कह सकते हैं। और अगर आप बहुत धीरे-धीरे किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो आपके अंदर कम बुद्धि है या कह सकते हैं मंद बुद्धि हैं आप, ठीक है? मूढ़ बुद्धि है, कई टाइप होते हैं बुद्धि के, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इन तीनों ने कहा है कि सीखने की योग्यता के आधार पे किसने बाँटा है बुद्धि को? तो बकिंघम ने, थॉर्नडाइक ने और डियरबॉर्न ने। दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक है? अब अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा है सीखने को, यानी कि बुद्धि को? तो स्पीयरमैन, टरमैन और बिने, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता अगर आपके अंदर बहुत अच्छी है, तो आपके अंदर बहुत बुद्धि है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर आप अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, ठीक है? मूढ़ बुद्धि वाले हैं आप या मंद बुद्धि वाले हैं, ठीक है? तो सीखने की योग्यता के आधार पे किसने बाँटा था बुद्धि को? तो स्पीयरमैन, टरमैन और बिने ने। सीखने की योग्यता किसने कहा बुद्धि को? तो बकिंघम, थॉर्नडाइक और डियरबॉर्न ने, ठीक है? नाम याद रखना क्योंकि मैं आपको टेट के नोट से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ठीक है? टेट के नोट्स हैं ये, और टेट के नोट्स से अगर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपको टेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहीं से तैयारी करके चलें। ठीक है? तो बकिंघम, थॉर्नडाइक और डियरवॉन जो थे इन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया, जबकि स्पीयरमैन, टरमैन और बिने ने अमूर्त चिंतन की योग्यता बताया था इसे। क्लियर हो गया होगा आपको? अमूर्त चिंतन के लिए बुद्धि सबसे आवश्यक तत्व है, ठीक है? अमूर्त चिंतन के लिए क्या है? बुद्धि सबसे आवश्यक तत्व है, क्योंकि बिना बुद्धि के अमूर्त चिंतन संपन्न नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आप अमूर्त चिंतन कर ही नहीं पाएँगे। अमूर्त चिंतन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ आपके सामने उपस्थित नहीं है, ठीक है? सामने प्रेज़ेंट नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में सोच ले रहे हैं, ठीक है? ध्यान कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि आप अपने स्कूल में बैठे हुए हैं, ठीक है? और देख रहे हैं कि आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, आपके स्कूल पे हमला कर रहे हैं, ठीक है? आप उन्हें बचा रहे हैं, तो ये अमूर्त चिंतन है क्योंकि वो चीज़ें हो नहीं रही लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच ले रहे हैं। तो यही बुद्धि कहलाता है। अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप ये सारी चीज़ें सोच लेंगे, लेकिन नहीं होगा तो आप ये नहीं सोच पाएँगे, अमूर्त चिंतन आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको? अब तीसरा क्या है कि समस्या के समाधान की योग्यता। अब समस्या के समाधान की योग्यता को बुद्धि किसने बताया? तो वेस्लर और गैरेट, ये 2 व्यक्ति थे, 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर समस्या समाधान की योग्यता है, यानी कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर बुद्धि है। अगर आप ये नहीं कर पाते, तो आपका मतलब है कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। ठीक है? ये वेस्लर और गैरेट ने कहा कि मान लिया कोई अचानक से कोई समस्या आ गई, ठीक है? तो
अब आपके पास उसका समाधान है, इसका मतलब है कि आप योग्य हैं, आपके अंदर योग्यता है, आप इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर बुद्धि है। लेकिन अगर आप नहीं समाधान सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको? अब एक नोट करने वाली चीज़ है, इसे याद रखना कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 में। ठीक है? जो बुद्धि शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 में। 1 नंबर में ये पूछ सकता है कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको इतना? अब हम बुद्धि की कुछ परिभाषाएँ देख लेते हैं। अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने तरीके से इसकी परिभाषाएँ दी हैं। ठीक है, 2023 में ये पूछा भी गया है, ये चीज़ भी याद रखना। बुद्धि की परिभाषाएँ पूछी गई, जिसमें बकिंघम के अनुसार पूछी गई थी, गाल्टन के अनुसार पूछी गई थी। तो बकिंघम के अनुसार हम जान चुके हैं कि इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। ठीक है, जो बकिंघम थे, इन्होंने कहा था कि बुद्धि क्या है? तो सीखने की योग्यता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अच्छे से याद कर लेना। टरमैन ने क्या कहा था कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो टरमैन के बारे में भी हमने पढ़ा। इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप अमूर्त चिंतन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं। तो अमूर्त चिंतन से बुद्धि की योग्यता बताई थी कि अगर आप अमूर्त चिंतन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ये टरमैन ने कहा था। तीसरी है गाल्टन के अनुसार, इनकी याद रख लेना, एग्ज़ाम में आ चुकी है। कि बुद्धि क्या है? तो पहचानने और सीखने की शक्ति। अगर आप किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं, ठीक है? या बहुत जल्दी चीज़ को सीख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं, आपके अंदर बुद्धि है। ठीक है? तो यही कहा था गाल्टन ने। तो गाल्टन की याद रखना कि बुद्धि जो है वो पहचानने और सीखने की शक्ति है। तो ऐसे ट्रिक से भी याद की थी कि गाल्टन का गाल याद रखना कि गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो सब कुछ याद आ जाता है। ठीक है? तो ऐसे करके ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बुद्धि क्या है? कि पहचानने और सीखने की शक्ति है। थप्पड़ पड़ता है तो सब कुछ पहचान भी जाते हैं हम लोग और सीख भी जाते हैं। ठीक है? तो याद कर लेना गाल्टन के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुकी है कि बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि, सिंपल सी है और इसे आप याद भी कर लें। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर मान लिया बुद्धि के बारे में लिखने को आता है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि अधिगम क्षमता और स्मृति शक्ति में अंतर करने में सहायक होती है, एक मानसिक तत्व है और किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे वुडवर्थ के अनुसार लिख सकते हैं कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, ठीक है, अमूर्त चिंतन की शक्ति, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैकडूगल ने क्या कहा? तो मैकडूगल ने कहा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की प्रवृत्ति है। ठीक है? मैकडूगल ने कहा था कि बुद्धि क्या है? तो जन्मजात जो प्रवृत्ति है, जो आपकी जन्म से चली आ रही है, ठीक है? तो उसमें अतीत के जो अनुभव हैं, उनके प्रकाश में सुधारने की प्रवृत्ति है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हमेशा गलत करते हुए चले आते हैं, लेकिन फिर हमारे सामने वही चीज़ आती है, तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, पहले हमने ऐसे किया था, तो गलत हो गया था, ऐसे नहीं करना है। तो वही मैकडूगल ने कहा कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के प्रकाश में सुधारने की प्रवृत्ति है। तो ये मैकडूगल के अनुसार डेफिनिशन होगी। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन हमने देख ली, परिभाषा देख ली थी। अब बुद्धि की हम विशेषताएँ देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि बुद्धि जो है वो जन्मजात शक्ति एवं योग्यता है। ठीक है, जन्म से ही होती है। तो बुद्धि क्या है? तो जन्मजात शक्ति एवं योग्यता है। दूसरी है कि सीखने में सहायक है, किसी भी चीज़ को सीखने में बुद्धि बहुत सहायक होती है और लिंग भेद का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा मतलब नहीं है कि लड़के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लड़कियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो सभी में लिंग भेद का इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा है कि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, बुद्धि क्या कहलाती है? अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, मतलब कि एक्सपीरियंस से लाभ उठाने की क्षमता। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता। आप अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। फिर है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? मैंने कहा कि जन्मजात योग्यता होती है बुद्धि, लेकिन क्या है कि अगर आप अच्छे वातावरण में रहते हैं, ठीक है? वंशानुक्रम आपका सही रहता है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मम्मी-पापा आपके इंटेलिजेंट हैं, तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे। और मान लीजिए मम्मी-पापा नहीं भी हैं, इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है, तो आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये कहा कि वातावरण और वंशानुक्रम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है बुद्धि में। फिर देखिए ये नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य भी बैठाती है। ठीक है? अगर मान लीजिए कहीं नई परिस्थिति में पहुँच गए, ठीक है? नई जगह पे पहुँच गए, सब लोग नए हैं आपके लिए, तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बुद्धि है, प्रखर बुद्धि के हैं आप, तो आप सामंजस्य बिठा लेंगे, ठीक है? आप एडजस्ट कर लेंगे खुद को। तो ये बुद्धि की विशेषताएँ हैं, ठीक है? एक तो जन्मजात योग्यता हो गई, सीखने में सहायक है, लिंग भेद का फ़र्क नहीं पड़ता, अनुभव से लाभ उठाते हैं हम, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है बुद्धि, वातावरण और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और नवीन परिस्थिति में सामंजस्य भी बिठा देते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास बुद्धि होती है तो। तो ये बुद्धि की विशेषताएँ हो गई। अब हम बुद्धि के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो बुद्धि के बारे में और सारी चीज़ें हमने जान ली, अब जान लेते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक थे थॉर्नडाइक और दूसरे थे गैरेट, ठीक है? तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। कौन-कौन से? तो पहला अमूर्त बुद्धि,
सॉरी मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि। तो 3 प्रकार बताएँ ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वैसे तो क्या है कि सब मनोवैज्ञानिक अपने-अपने प्रकार बताते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रकार है वो यही है, ठीक है? और ये किसने बताए हैं तो थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूर्त बुद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? ठीक है, तो मूर्त बुद्धि जो है इसे गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसे गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। या आपसे क्वेश्चन में सीधा-सीधा पूछ लिया जाए कि यांत्रिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? व्यावहारिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? या गामक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब यही है कि अब मूर्त बुद्धि की बात हो रही है। इसमें व्यक्ति ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर एवं कारीगर बनते हैं। अगर हम मूर्त बुद्धि की बात करें कि किन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है, तो जो कारीगर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है? उनके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये लोग जो होते हैं, वो ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में अच्छा सोच लेते हैं। बहुत आसानी से सोच लेते हैं, इसलिए इनके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि मूर्त और अमूर्त का अर्थ क्या है, ठीक है? तो मूर्त वो चीज़ें होती हैं जो सामने उपस्थित होती हैं, उनके बारे में सोचना ठीक है? तो ये मूर्त चिंतन कहलाता है और जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है? तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मूर्त बुद्धि भी उसी से रिलेटेड है। जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है, उसके बारे में सोचना, जो सामने प्रॉब्लम उपस्थित है, उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है? तो मूर्त चिंतन कहलाता है। तो मूर्त बुद्धि का मतलब भी वही सेम है कि जब व्यक्ति ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है, तो उसके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है? और ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं, कारीगर बनते हैं। जैसे इन्वर्टर खराब हो गया, साइकिल खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, ठीक है? तो इनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, तो कारीगर ठीक कर रहा है, तो वो सामने चीज़ उपस्थित है, प्रॉब्लम भी सामने उपस्थित है। तो ऐसे लोगों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाएगी, वो देख लेते हैं। अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें, तो इसे सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? क्वेश्चन आएगा कि सैद्धांतिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि अमूर्त बुद्धि से क्या समझते हैं? यह पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। ये चीज़ याद रखना 1 नंबर में पूछेगा कि कौन-सी बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है? तो जो अमूर्त बुद्धि होती है, ये पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति कहानीकार, कलाकार, पेंटर बनते हैं। ठीक है? तो ऐसी चीज़ जो आपके सामने उपस्थित नहीं है, आप उसके बारे में सोच ले रहे हैं। ठीक है? उसके बारे में लिख ले रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो या तो कहानीकार बनते हैं, ठीक है? आप कोई कहानी लिखने वाला है, तो वो ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ उसके सामने उपस्थित है वही चीज़ लिख दे रहा है। वो सोच रहा है, ठीक है? इमेजिन कर रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये वो। तो ऐसे करके जो कहानीकार होते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। जो कलाकार होता है, कोई पेंटिंग वगैरह बना रहा है तो उसके सामने वो चीज़ उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी वो बना दे रहा है। ठीक है? सोच के ऊपर कि कहाँ पे कौन-सा कलर करना है, कैसे करना है, ये अमूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं। ठीक है? जो पेंटर होता है, जो लिख रहा है, तो वो अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक है? तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोच लेते हैं, तो उनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है? और ये पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है और इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। अब जो तीसरी बुद्धि है, वो है आपकी सामाजिक बुद्धि। ठीक है? तो सामाजिक बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। इसका संबंध समाज से होता है। जो सामाजिक बुद्धि होती है, इसका संबंध किससे होता है? तो ये समाज से होता है। इसमें अन्य व्यक्तियों को समझना, सामाजिक संबंध अच्छा होना पाया जाता है। ठीक है? अगर हम सामाजिक बुद्धि की बात करें तो ये समाज से रिलेटेड होता है, जो आपकी सोसाइटी है उससे रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है कि अन्य व्यक्तियों को समझना, ठीक है? वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में आप पहले से ही जान लें, तो ये सामाजिक बुद्धि कहलाती है, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है, तो सामाजिक संबंध अच्छा होना पाया जाता है, ठीक है? ये सबसे प्रमुख है कि आप दूसरों को समझ लें, ठीक है? तो ऐसी बुद्धि ज़्यादातर नेता में पाई जाती है, जो नेता वगैरह होते हैं, ठीक है? वो समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है उससे, ठीक है? तो उसके मन की बातें पढ़ लेते हैं, तो फिर उनके मन की बातें भी वो करते हैं, ताकि उन्हें अच्छा लगे। ठीक है? वो क्या चाहते हैं वही बातें कर देते हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और ये भी बात है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है? अब ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? तो इसे हम लोग एक्स्ट्रोवर्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि ये ऐसा नहीं कि गुपचुप रहते हों। ठीक है? देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक अंतर्मुखी होता है, एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है उभयमुखी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अंतर्मुखी क्या होता है कि जो अपने में ही खोया-खोया रहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपने में ही रहते हैं। उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते, मुश्किल से 1-2 दोस्त होते हैं। ठीक है? ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बोलते भी नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अंतर्मुखी कहलाते हैं। ठीक है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी होती है उनकी। दूसरे होते हैं आपके बहिर्मुखी पर्सनैलिटी वाले, ठीक है? एक्स्ट्रोवर्ट, जो क्या होते हैं हर चीज़ बोल देते हैं खुल्लम-खुल्ला। हो सकता है किसी से आज ही मिले हों और उससे ऐसे बातें करें जैसे बहुत पहले से जानते हो। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, ठीक है? और तीसरे होते हैं उभयमुखी, जो दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है? वो गुपचुप भी रह लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बोल भी लेते हैं अच्छे से। तो वो होते हैं उभयमुखी वाले, ठीक है? तो ऐसी पर्सनैलिटी उनमें पाई जाती है। लेकिन हम सामाजिक बुद्धि की बात कर रहे हैं तो सामाजिक बुद्धि जिनमें पाई जाएगी, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होंगे। मतलब अच्छे से बोल-चाल लेंगे। नेता वगैरह आपने देखा है कि बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बहुत बोल लेते हैं, ठीक है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो।
इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी और राजनेता बनते हैं। ठीक है? तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो या तो सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, ठीक है? नेता वगैरह बन जाएँगे या व्यवसायी बनेंगे। आपने देखा हो जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो बहुत अच्छे से प्यार से बातें करते हैं। अब हमें पढ़ना है बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि को हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, ठीक है? शॉर्ट में इसे आईक्यू भी कहते हैं। तो आईक्यू के नाम से याद रखना है इसे कि बुद्धि लब्धि का मतलब है आईक्यू, ठीक है? और आईक्यू के बारे में हम जान लेते हैं। बुद्धि लब्धि के बारे में स्टर्न ने 1912 ईस्वी में सुझाव देते हुए एक सूत्र दिया, ठीक है? तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था, कब दिया था? 1912 में दिया था। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है और वो सूत्र क्या था? तो वो सूत्र था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है? सिर्फ इतना सा सूत्र था बुद्धि लब्धि का आईक्यू का कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये सूत्र दिया था स्टर्न ने, कब दिया था? 1912 में। इसके बाद टर्मैन ने इसी सूत्र में संशोधन करके बुद्धि लब्धि का नया सूत्र दिया। इसके बाद जो टर्मैन थे, इन्होंने एक नया सूत्र दिया, मतलब इसी में थोड़ा-सा संशोधन किया और नया सूत्र बना दिया। इनका सूत्र क्या था? इनका सूत्र था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि इंटू 100 इन्होंने जोड़ दिया इसमें और ये सूत्र बना दिया। अब जो वैल्यू आती थी वो परसेंटेज में आती थी, ठीक है? तो स्टर्न ने दिया था लेकिन वो आधा अधूरा था। टर्मैन ने इसे पूरा कर दिया इंटू 100 लगा के इसमें, ठीक है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये सूत्र जो है कई बार पूछा गया है, देखिए लिखा भी है 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं ये चीज़ है क्या? मान लीजिए कि क्वेश्चन है ये कि कोई बालक है जो 8 साल का है, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट है, वो 8 साल का है, लेकिन वो 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेता है। तो सही रूप से इसे कैसे हम उसका आईक्यू निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं या मान लीजिए 25 साल के हैं आप, ठीक है? लेकिन आप 30 साल के जो लोग होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो आपका आईक्यू कैसे निकाला जाएगा? तो आपकी वास्तविक आयु कितनी है? 25 वर्ष है, लेकिन आपकी मानसिक आयु कितनी होगी? 30 वर्ष, क्योंकि आप 30 वर्ष तक के बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है? तो 30 वर्ष मानसिक आयु हो जाएगी आपकी। तो ऐसे करके हम ये निकालते हैं। तो इसी में ये क्वेश्चन दिया गया कि कोई बालक है वो 8 वर्ष का है, कितने का है? 8 वर्ष का है। लेकिन वो 10 वर्ष के बालकों की आयु के जो क्वेश्चन है, जो योग्यता है, उनके प्रश्नों को सही से सॉल्व कर लेता है। ठीक है? तो अब इसकी देखिए वास्तविक आयु कितनी होगी? 8 वर्ष हो गई, लेकिन मानसिक आयु कितनी है? उसकी 10 वर्ष है। ठीक है? तो यही फॉर्मूले में हमें लिखना है। वास्तविक आयु कितनी है इसकी? 8 वर्ष है और मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु इसकी 10 थी, वास्तविक आयु इसकी 8 थी और इंटू 100, तो इसका बुद्धि लब्धि कितना निकला? आईक्यू कितना निकला? 125 निकला। ठीक है? अब हम देखेंगे आईक्यू के हिसाब से 125 इसका होता है वो किस श्रेणी में आता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो 125 इसका आईक्यू निकला है। ऐसे करके आप आईक्यू निकालेंगे। ठीक है? तो फॉर्मूला याद रखना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला है। मानसिक आयु वो होता है, ठीक है? वास्तविक आयु तो आप सभी को पता है, जो आपकी एज है वो वास्तविक आयु हो जाएगी। मानसिक आयु वो हो जाएगी जिस एज तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। बुद्धि की माप सामान्यतः बुद्धि परीक्षणों द्वारा की जाती है, ठीक है? हम बुद्धि की माप कैसे करते हैं? तो जो बुद्धि परीक्षण कराए जाते हैं, बहुत सारे बुद्धि परीक्षण होते हैं, उनके द्वारा हम बुद्धि की माप करते हैं कि किसी की बुद्धि कैसी है। कोई प्रखर है, कोई मंद है, कोई मूढ़ है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो कैसे करते हैं? तो कई सारे बुद्धि परीक्षण बनाए गए, जिनके वजह से हम क्या करते हैं? बुद्धि की माप करते हैं। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? तो सन 1905 में बिने साइमन ने दिया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो था वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था। किसने दिया था? बिने और साइमन 2 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर ये बुद्धि परीक्षण दिया था। इसलिए इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है? कब दिया था? तो 1905 में दिया था, मतलब कि पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में आया था। मानसिक आयु के विचार को सबसे पहले अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। अब हम जो बुद्धि लब्धि में मानसिक आयु लिख रहे हैं, तो उसका जो नाम था मानसिक आयु, वो किसने दिया था? उसका विचार सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था आपका अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है? अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने मानसिक आयु के विचार को सबसे पहले रखा था। ठीक है? ये चीज़ याद करने वाली, इसे याद कर लेना अच्छे से। ठीक है? कि मानसिक आयु के विचार को सबसे पहले किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है? और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो सन 1905 में हुआ था। किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। ठीक है? और बुद्धि की माप हम कैसे करते हैं? तो बुद्धि परीक्षण द्वारा करते हैं। आप सामान्य बुद्धि लब्धि की सारणी देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि की, अगर मान लिया आपका 20 आईक्यू आ रहा है तो आप किस श्रेणी में आएँगे, आपका 50 आ रहा है तो आप किस श्रेणी में आएँगे, आपका 120 आ रहा है तो किस श्रेणी में आएँगे, ऐसे करके। ये क्वेश्चन एक-एक नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट लिखा भी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, 140 से अगर किसी का अधिक है, ठीक है? तो वो किस श्रेणी में आएगा? अगर किसी भी बालक का आईक्यू जो है वो 140 से अधिक है, तो वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएगा। 2017 में पूछा गया कि 140 से अधिक वाले जो बच्चे होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, जिनका बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होता है, तो वो प्रतिभाशाली में आते हैं, ठीक है? प्रतिभाशाली में आएँगे। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है? अगर मान लिया किसी का आईक्यू जो है वो 120 से लेकर 140 के बीच में है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो उसे अति श्रेष्ठ, अति प्रखर और अति उत्तम कहेंगे, ठीक है? मान लिया कोई बालक है जिसका बुद्धि लब्धि जो है
जो आईक्यू है वो 120 से 140 के बीच में आ रहा है, तो वो अति श्रेष्ठ, अति प्रखर और अति उत्तम कहा जाएगा। अगर किसी का आईक्यू 110 से लेकर 119 तक है, ठीक है, वो किस श्रेणी में आएगा? तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि या तीव्र या प्रखर बुद्धि कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको कि पूछ लिया जाएगा कि प्रखर बुद्धि वाला जो बालक है उसका आईक्यू कितना होता है? तो 110 से 119 के बीच में होता है। ठीक है, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? तो 110 से 119 के बीच में होता है। फिर आता है 90 से लेकर 109 या 110 कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, इनके बीच में जिनका आईक्यू होता है वो किसमें आते हैं? तो वो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि में आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? तो 90 से लेकर 110 के बीच में होता है। फिर आता है कि 80 से 90 किसी का आईक्यू है, वो किसमें आएगा? तो वो मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि में आएगा। ठीक है, तो मंद बुद्धि और पिछड़ी बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? तो 80 से 90 होता है। फिर 70 से 80 वालों का वो किस में कौन-सी श्रेणी में आते हैं? तो वो निर्बल बुद्धि या क्षीण बुद्धि में आते हैं। ठीक है, अगर कोई क्षीण बुद्धि वाला बालक है उसका आईक्यू कितना होगा? तो 70 से लेकर 80 के बीच में होगा। अगर मान लीजिए कोई मूर्ख बुद्धि वाला बालक है उसका आईक्यू कितना होगा? तो 50 से 70 होगा। ठीक है, तो 50 से 70 वाले आईक्यू के बीच जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं वो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। अगर मान लीजिए किसी का आईक्यू इतना कम है 25 से 50 के बीच में आ रहा है, तो वो मूढ़ बुद्धि वाला बालक कहलाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना अगर 25 से लेकर 50 के बीच में आईक्यू है तो वो मूढ़ बुद्धि वाला आएगा और किसी का 25 से ही कम है तो वो हीन, जड़ और महामूर्ख बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि अगर मान लीजिए किसी का जो आईक्यू है वो 25 से भी कम है, तो उसे हम लोग हीन बुद्धि वाला बालक, जड़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि वाला कहेंगे। ठीक है, 25 से 50 के बीच में है तो उसे मूढ़ बुद्धि कहेंगे, 50 से 70 है तो उसे मूर्ख बुद्धि कहेंगे, 70 से 80 है तो उसे निर्बल बुद्धि या क्षीण बुद्धि कहेंगे, 80 से 90 है तो 90 के बीच में है तो उसे मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि वाला बालक कहेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, अगर आप सारे याद भी नहीं कर पाते तो आपको जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है वो याद करने हैं। सबसे पहले 140 से अधिक वाला वो प्रतिभाशाली हो जाएगा। फिर आएगा 90 से लेकर 110 के बीच में, वो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाला बालक हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया 80 से 90 है तो उसका याद रख लेना मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि वाला कहलाएगा। और मान लिया किसी का 25 से भी कम है तो वो किसमें आएगा? तो जड़हीन और महामूर्ख बुद्धि वाला कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना। अब नोट करने वाली बात यह है कि सामान्य बुद्धि वाले लोग पूरी दुनिया में कितने होते हैं? तो 50% होते हैं। ठीक है, सामान्य बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वो पूरी दुनिया में कितने होंगे? 50% होंगे। ठीक है, जबकि प्रतिभाशाली लोगों का प्रतिशत सिर्फ 2% होता है। ठीक है, 140 से ऊपर जिसका आईक्यू है वो सिर्फ 2% है पूरी दुनिया में। और बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहते हैं? तो गाल्टन को माना जाता है। ये भी चीज़ याद रखना, 1 नंबर में पूछेगा कि बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहते हैं? तो गाल्टन को कहते हैं, फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? तो 2% होता है पूरी दुनिया में। और अगर पूछें जड़ बुद्धि वाले बालक कितने होते हैं? उनका भी वो कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली और जड़ बुद्धि वाले दोनों ही 2-2% होते हैं पूरी दुनिया में। जबकि सामान्य बुद्धि वाले कितने होते हैं? तो लगभग 50% होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है 2022 में 23 में पूछा गया है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। मतलब हमने बाल विकास की स्टेजेस पढ़ी थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर बुद्धि का विकास लगभग पूरा हो जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है शैशवावस्था। क्योंकि 5 से लेकर 6 वर्ष में अप्रॉक्स 90% तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था मानसिक विकास जब हमने पढ़ा था शैशवावस्था का, कि लगभग 90% तक जो मस्तिष्क है उसका विकास कब हो जाता है? तो शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें बाल्यावस्था की तो उसमें 95% तक हो जाता है, मतलब लगभग 5% और बढ़ जाता है। तो सही से देखें तो 5% से 90% ज़्यादा है, इसलिए हम लोग शैशवावस्था मानते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में क्या 90% तक हो जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर शैशवावस्था हो जाएगा। तो इसे अच्छे से याद रख लेना कि बुद्धि का विकास लगभग किस वर्ष में पूर्ण होता है? तो शैशवावस्था में होता है, क्योंकि 5 से लेकर 6 वर्ष में अप्रॉक्स 90% तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें बाल्यावस्था की तो उसमें 95% तक पहुँच जाता है। जबकि 5% तक हम पूरी ज़िंदगी भर जीते रहते हैं सीखने के लिए। ठीक है? तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है आपका वो कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। वीडियो थोड़ी लेट-लेट आ रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।